हाय दोस्तों, कब से भाग रहा हूँ? 1 घंटे से भाग रहा हूँ, तब जाके थोड़ा बहुत पसीना छूटा है। हाँ, आप लोगों को भी बोलूँगा भागो दौड़ो, अच्छा रहेगा, सेहत के लिए अच्छा होता है। हमेशा बोलता हूँ, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। अब लोग नहीं भागते निकलते हैं तो मैं क्या करूँ यार, किसी को घर से पकड़ के तो नहीं ला सकता ना। और कितनी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यंग लोग, जवान लोगों को मैंने देखा है, बहुत बीमारियां होती हैं उनको, क्योंकि वो निकलते नहीं, टहलते नहीं। उनको लगता है कि इधर उधर काम कर दिया वही सबसे बड़ी बात है। नहीं यार, टहला करो, भागो, स्वस्थ रहोगे तभी सब कुछ रहेगा भाई। तो आज ना मुझे ना एक टॉपिक था, उस पर सोचा कि मैं थोड़ा सा शेयर करूं कुछ। सीरिया कंट्री है, आप लोगों ने सुना होगा नाम, जहाँ पे आईसिस का आतंकवादी हुआ करते थे, जो किसी को भी काट देते थे भाई लोग। वो सीरिया की बात कर रहा हूँ। तो सीरिया में रूस और अमेरिका दोनों लड़ रहे थे, लेकिन दोनों एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। तो हमेशा से यही लगा रहता था मेरे दिमाग में कि भाई ये लोग आपस में नहीं लड़ रहे थे तो वहाँ लड़ किससे रहे थे, क्योंकि एक दूसरे का दुश्मन है ये लोग। तो दुश्मन एक दूसरे के साथ लड़ना चाहिए ना। तो इसी बात को लेकर मैंने सीरिया के बारे में कुछ पढ़ाई की कि आखिर हुआ क्या वहाँ पे। भाई लोग, आप लोग विश्वास नहीं करोगे, जब मैं पढ़ा ना तो मेरी रूह कांप गई वहाँ की स्टोरी जान के। फिल्म की स्टोरी इतनी नहीं होगी जितनी वहाँ की स्टोरी है। मतलब ऐसी, मतलब मैं क्या बोलूँ। कभी आप लोग गूगल पे सर्च करके देख लेना सीरिया के बारे में अभी क्या स्थिति है। 90% आबादी ख़त्म हो गई है, 90% उस सीरिया की। अब देखो हुआ क्या था वहाँ पे। हुआ ये था कि वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनका नाम था बसर, कुछ ऐसा ही नाम था, बसर, अबुल बसर, कुछ बसर साहब नाम था। उनके पिताजी पहले थे आर्मी में, और उन्होंने सत्ता को, जैसे यहाँ पाकिस्तान में मुशर्रफ साहब ने किया था, हटा के खुद राष्ट्रपति बन गए, तानाशाह बन गए। तो अबुल बसर साहब, एक्चुअली नाम मुझे थोड़ा, सॉरी आप लोग नाम पे मत जाइएगा क्योंकि कहानी सुनिएगा। तो बसर साहब के पिताजी ने तानाशाह का काम किया वहाँ पे, और 2000 में बसर साहब बने वहाँ के राष्ट्रपति। उनके पिताजी पहले थे और 2000 में ये बसर साहब बने। 2006 तक ठीक रहा सब कुछ सीरिया में, लेकिन 2006 में सीरिया में अकाल पड़ गया। जब सीरिया में अकाल पड़ा तो 4 साल का अकाल हुआ, 6 से लेके 10 तक। अब हुआ क्या वहाँ पे कि भाई कहीं अकाल पड़ा तो तानाशाह जो थे बसर साहब, उनके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाने के लिए सोचा। और उसी टाइम में सीरिया के आसपास आप लोगों ने सुना होगा कि गद्दाफी को मारा था, वो भी तानाशाह था, और भी 2-4 लोगों को मतलब सत्ता से हटा दिया था। तो बसर साहब को ये लगा कि भाई हमारे खिलाफ भी ये जनता आवाज़ उठा सकती है। तो उन्होंने क्या किया कि अपनी पूरी आर्मी को सीरिया में चारों तरफ लगा दिया कि कोई आवाज़ नहीं उठाए, कोई आवाज़ हमारे खिलाफ नहीं उठाए, और जैसे भी उठाए ना तो उसको दबा दिया जाए। तब हुआ क्या वहाँ पे कि एक 14 साल का लड़का स्कूल पे लिख दिया कि डॉक्टर अब तुम्हारी बारी। डॉक्टर बसर साहब को बोला, क्योंकि बसर साहब दांत के शायद डॉक्टर थे, वो डॉक्टरी पढ़ते थे, उसके बाद वो राष्ट्रपति बने थे। अब ये बात पता चला सेना को, बसर साहब के सेना को, सीरिया के सेना जाके बसर साहब को बताया कि भाई साहब ऐसे ऐसे किसी ने लिख दिया है। अब उसको क्या किया लोगों ने, वहाँ के एग्जैक्ट लड़कों को, 14-15 लड़कों को पकड़ लिया, ले जाके थाने में बंद कर दिया। अब सीरिया वाले गए कि भैया हमारे बच्चों को छोड़ दो। तो उन लोगों ने बोला बच्चे तुम्हारे नहीं छूटेंगे, अब बच्चे भूल जाओ, अब बच्चे चाहिए तो बच्चे पैदा कर लो, और नहीं पैदा कर सकते तो हमारे पास भेज दो अपनी वाइफ को। इतना तक कहा गया, आप समझ लीजिए वहाँ पे।
तो वो बेचारे क्या करे, आ गए। अब क्या हुआ, थोड़ा बहुत अब क्रांति होने लगा कि भाई हमारे बच्चों को छोड़ दो। धीरे धीरे जुलूस निकलना शुरू हो गया उस समय। अच्छा, जुलूस भी ऐसे नहीं निकाल सकते, नहीं तो गोली मार दी जाती। तो शांतिपूर्ण जुलूस की हमारे बच्चों को छोड़ दो, ऐसे ऐसे हाल किया गया उनको। उसके बाद हुआ क्या कि सीरिया में पूरा फैल गया, चारों तरफ फैल गया कि भाई 14 बच्चों को किडनैप किया इन लोगों ने और छोड़े इनको। अब चारों तरफ फैल गया तो सब लोग आवाज़ उठाने लगे। फाइनली 14 बच्चों को छोड़ा गया। उसमें से सुना कि एक बच्चा मर भी गया था बेचारा। अब 14 बच्चे छूटे तो उनकी हालत जो देखा वहाँ के लोगों ने ना, बेवाह थी। सेना ने उनको टॉर्चर इतना किया था, नाखून उखा लिया था, दांत तोड़ दिया था, मतलब क्या नहीं किया था भाइयों। अब मैं क्या बोलूँ उसको, वो पढ़ेंगे कभी सीरिया के बारे में तो पता चलेगा। अब लोगों ने देखा तो और उग्र हो गए। चारों तरफ जुलूस, झंडा पूरे सीरिया में चारों तरफ फैल गया ये आग की तरह कि 14 बच्चों को इन लोगों ने टॉर्चर किया है। अब जो मतलब जिसको नहीं करना था वो भी कूद गए युद्ध में, सेना के खिलाफ, बशर साहब के खिलाफ। अब हुआ क्या कि बशर साहब ने टैंक उतार दिया, अपने ही लोगों पे टैंक चलवा दिया। अब कुछ आर्मी वाले थे तो कहे कि भैया हम तो अपने पब्लिक पे टैंक नहीं चलाएंगे, गोली नहीं चलाएंगे। तो सेना ने ही सेना को मार दिया, बोला नहीं चलाओगे गोली मारो साले को। अब कुछ सेना वहाँ के छोड़ दिया जॉब, कुछ पुलिस वालों ने जॉब ही छोड़ दिया, बोला बस हम नहीं करेंगे, और छोड़ दिया और आके इन सीरिया के लोगों के साथ मिल गया और लड़ाई में, बशर साहब की लड़ाई के में कूद गया। अब क्या किया, जो आर्मी छोड़ के आई थी ना, तो वहाँ पे सीरियन आर्मी सेना बना ली, अपनी एक सेना बना ली, क्योंकि पहले तो निहत्थे लड़ते थे। तो सीरियन आर्मी सेना बना ली, वहाँ के पब्लिक की सेना बन गई। आर्मी वाले बोले हम भी सेना बनाते हैं, और अब बशर साहब की सेना में लड़ाई होने लगी और सीरियन आर्मी सेना में लड़ाई होने लगी। अब भयावह लड़ाई हुई। अब इसी में भाई साहब कहते हैं ना कि लड़ाई जब राजा के खिलाफ हो ना तो लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई जाति के खिलाफ हो जाए, धर्म के खिलाफ हो जाए ना, तो लड़ाई नहीं रह जाती, भटक जाती है। अब क्या हुआ कि सीरिया में 10% शिया हैं और 90% सुन्नी हैं। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 10% शिया, 90% सुन्नी है, सुन्नी लोग हैं। और जो बशर साहब थे वहाँ के राष्ट्रपति, वो शिया से आते थे। तो सुन्नी लोगों ने कहा कि हम में 10% लोग थोड़े राज करेंगे, उनके खिलाफ भी आवाज़ उठा दिया उन लोगों ने, 10% जो थे। अब देखो, अभी सीरिया के पूरा लोग साथ दे रहे थे, अब दिमाग में क्या खटका उन लोगों ने, वो शिया के खिलाफ हो गए, और बेचारे जो शिया इन लोगों के साथ थे वो अलग हो गए, वो बशर साहब के साथ हार कर चले गए। अब जहां 100% सीरिया के लोग लड़ाई लड़ रहे थे, वहां 90% हो गए, 10% तो बशर साहब के साथ चले गए। अब इसी बीच में जैसे ही पता चला शिया को सताया जा रहा है, तो उधर से लेबनान के लोग भी शायद उधर शिया ही है, तो वो लोग आ गए कि भैया शिया को कैसे सताओगे, वो और आ गए। इधर से इराक वालों को पता चला, सुन्नी के साथ हो गए। अब एक देश में 5, 6, 8 देश घुसे, कुछ सुन्नी के साइड से, कुछ शिया के साइड से, और लड़ाई हो गई। और इसी बीच में आईसिस की एंट्री होती है। आईसिस वही खतरनाक गिरोह जिसके बारे में सुना होगा, सर काट देना, जिंदा दफना देना, ये आईसिस वाले आते हैं और बोलते इधर लड़ाई हो रही है क्या। अच्छा हाँ, तो अब आईसिस घुस गई। अब देखिए कहाँ 3 फ्रंट बन गया, आईसिस सेना और सीरियन आर्मी सेना, पब्लिक की सेना थी। अब देखिए यहाँ पे, अच्छा आईसिस की एक कहानी है। आईसिस सीरिया में आने से पहले आईसिस नहीं था, वो ISI था, मतलब इस्लामिक स्टेट इराक, जो भी कहिए, इराक इस्लामिक स्टेट इराक बोलिए, जो भी बोले, ISI इस्लामिक स्टेट इराक था। सीरिया में आया तो सीरिया जोड़ गया तो इसका एस गया तो ISIS हो गया, ISIS, तो और खतरनाक हो गए। तो अब देखिए यहाँ लड़ाई कैसे मोर्चे पर खुली। आईसिस ने क्या किया, वो धर्म के लिए लड़ रहे थे, तो सीरिया के लोगों को भी मारना शुरू कर दिया और सेना को भी मारना शुरू कर दिया, 2 लोगों को मारना शुरू, 2 तरफ अटैक किया। सीरिया के लोगों को बोला तुम लोग हमारे तरफ इस्लाम कबूल के हिसाब से, शरीयत के हिसाब से सरकार चलेगी, ऐसा करो, और उधर मारना शुरू किया सेना को भी। अब देखो सेना ने क्या किया, बशर साहब की सेना ने सीरिया के लोगों को मारना शुरू किया और आईसिस को भी मारना शुरू किया। अब सीरियन आर्मी सेना क्या करी, बशर साहब की सेना को मारना शुरू कर दी,
और ये आईसिस को मारना शुरू कर दिया। अब देखिए एक ही लड़ाई दो फ्रंट पे लड़ी जाने लगी। अब इसमें क्या हुआ कि बशर साहब की सेना कमजोर पड़ी, क्योंकि आईसिस भी मार रहा था, सीरियन आर्मी भी मार रही थी। तो बशर साहब का दोस्त है पुतिन जी, जो भी कहिए कहते हैं गुलाम है, पुतिन जी दोस्त है। तो पुतिन जी के पास गए कि भैया हम मारे जा रहे हैं, आप हमें चलिए मदद कीजिए। तो पुतिन जी आ गए पूरी फौज लेके। अब पुतिन साहब आए तो अमेरिका को पता चला कि भाई पुतिन साहब तो जाके बशर साहब के साथ लड़ाई कर रहे हैं सीरिया में। अब वहाँ से उस समय ट्रम्प साहब थे, उस समय भी ट्रम्प थे, 2005-6 की 10 के 12 की बात कर रहा हूँ। तो ट्रम्प साहब बाद में, उसके बाद शायद बराक ओबामा बने, बराक ओबामा के बाद फिर ट्रम्प आए हैं। तो ट्रम्प साहब को लगा अच्छा ऐसा क्या पुतिन लड़ रहे उधर। ये आ गए सीरियन लोगों के साथ अमेरिका, और अब देखिए लड़ाई कैसी बढ़ गया। पुतिन मारने लगे किसको, वहाँ के लोगों को, सीरियन आर्मी सेना को, आईसिस को। अमेरिका मारने लगा सेना के, मैंने बशर साहब की सेना को और आईसिस को। भाई हर कोई दो फ्रंट पे वहां लड़ने लगा। अब देख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मतलब कंफ्यूजन भी है। आईसिस किसको मारने लगा, सीरियन आर्मी सेना को और सेना को, बशर साहब की सेना उनको मारने लगा। बशर साहब की सेना किसको मार रही है, आईसिस को और सीरियन आर्मी सेना को। सीरियन आर्मी सेना उसको। पुतिन किसको मार रहे हैं, तो पुतिन मार रहे हैं सीरियन आर्मी सेना को और आईसिस को। अब ये अमेरिका खुद ट्रम्प साहब, ये किसको मार रहे हैं, तो बशर साहब की सेना को मार रहे हैं और आईसिस को मार रहे हैं। मतलब एक कंट्री और कितने फ्रंट पे लड़ाई युद्ध हो गया, हर जगह दो मोर्चा पे। इसीलिए मैं बोलता था ना कि हमेशा दिमाग में चलता था कि रूस भी लड़ रहा था और अमेरिका कैसे लड़ रहा था। ये क्लियर हुआ कि रूस भी वहां लड़ने लगा और अमेरिका भी लड़ने लगा, बट एक दूसरे के खिलाफ नहीं लड़ रहे थे। भाई साहब अब सोचिए अखाड़ा कौन बना, सिर्फ सीरिया। 10-12 कंट्री पीछे से आकर लड़ रही है, शिया सुन्नी बोल के। आईसिस वही पे लड़ रहा है, पुतिन साहब की सेना वही पे लड़ रही है, ट्रम्प साहब की सेना वही सीरिया में लड़ रही है। और उस सीरिया में 100-100, 200-200, 300-300, हजार टन के बम गिराए गए। पुतिन साहब गिराए आईसिस पे, यहाँ पे आईसिस का अड्डा है, चलो गिरा दो। यहाँ पे सीरियन आर्मी सेना की अड्डा है, वहाँ गिरा दो। तो ट्रम्प साहब कहाँ बोले कि यहाँ पे सेना है, अपनी बशर साहब की सेना है, वहाँ गिरा दो, आईसिस भी गिरा दो। हजार टन के बम गिराए गए सीरिया में और 90% आबादी खत्म। भाई साहब सीरिया का कभी गूगल कर लेना आप लोग, प्लीज़ गूगल करके सीरिया का देखना फोटो। अभी ये हिल जाएगा, दिमाग हिल जाएगा भाई लोग कि सीरिया को हुआ क्या। 90% आबादी खत्म, और घर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगे, ये जैसे मुंबई में बिल्डिंग दिखती है ना, वैसी बिल्डिंगे 1 किलोमीटर मैंने 10-10, 20-20, 25 किलोमीटर तक तबाह किए गए हैं। खंडहर बना दिया गया है, शहर खत्म हो गया है। अब भाई लोग इसमें समझिए कि अब मैं ये कहानी क्यों सुनाया, कहानी सुनाया क्यों, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आई होगी ये कहानी, क्योंकि अब गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा। लंबी कहानी हो गई है, क्योंकि और लंबी है और किसी फिल्म की स्टोरी से कम नहीं है भाई। जितना पढ़ोगे उतना आपको लगेगा कि बाप रे ऐसा हुआ था वहाँ पे सीरिया में। तो कहानी एक ये सुनाया कि किसी को सत्ता को, अच्छा हाँ, तो ये लड़ाई हो गई, उसके बाद थोड़ा सा और बाकी है। तो लड़ाई हुआ, ये 10-12 साल तक लड़ाई लड़ा गया वो सीरिया में। 14 साल मतलब 2017-18 तक लड़ाई चली। मैंने 10 से लेकर 2010 से लड़ाई होकर 18-20 तक चली। 18 तक आईसिस को ख़त्म कर दिया अमेरिका ने, क्योंकि उनका बराक ओबामा आए, ये ट्रम्प आए, बहुत चेंज हुए वो लोग, वो भी मारे। आईसिस तो ख़त्म कर दिया उन लोगों ने। प्लस में सीरियन आर्मी सेना को भी दबा दी गई। मैंने वहाँ पब्लिक की जो उफान था कि हम सत्ता चेंज करेंगे, वो भी दबा दिए गए और बशर साहब रुक गए। इस बीच में यूक्रेन की लड़ाई होती है रसिया की, और पुतिन साहब अपना सेना हटा के लेके चले जाते हैं यूक्रेन में। ये 2024 की अब बात बता रहा हूँ, यूक्रेन में लेके चले जाते हैं। अच्छा, उधर से लेबनान भी आया था, लेबनान का हिजबुल्ला ग्रुप, वो भी लड़ रहा था। भाई हिजबुल्ला को भी जानते हैं ना कितना खतरनाक, आईसिस के साथ वो भी था। तो हिजबुल्ला चला गया उधर इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में। तो पूरा एक तरह से शांत हो गया, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं था। इस बीच में अब बशर साहब को उंगलीबाजी आई
और क्या किया कि जो सीरियन आर्मी सेना शांत हो गई थी, थोड़ा बहुत एक दो बच्चे थे आवाज उठा रहे थे, उनको उन्होंने खोद दिया, एक तो को मार दिया। फिर से वो जागे और थे ही वो। और भाई साहब जो 12 साल की लड़ाई में जो नहीं हुआ, 2 महीने में बशर साहब को उड़ा के फेंक दिया, क्योंकि बशर साहब की सेना लड़ ही नहीं पाई सीरियन आर्मी सेना के सामने, और 2024 में उखाड़ के फेंक दिया। जो 12 साल लड़ाई चली हो, 2 महीने में लड़ाई खत्म। बशर साहब भाग गए, विदेश कहीं जाकर रहते हैं। तो अब बता रहा हूँ कि ये कहानी सुनाया क्यों? कहानी सुनाया इसलिए, ज्ञान की बात ये है इसमें कि किसी सत्ता को हिलाने के लिए एक आदमी काफ़ी है। जैसे वो 14 साल का लड़का लिख दिया मात्र इतना कि डॉक्टर अब तुम्हारी बारी है। इतनी की ही बात से पूरी लड़ाई इतने हो गए थे। सोचो, एक लाइन लिखा था उस लड़के ने कि डॉक्टर अब तुम्हारी बारी है, स्कूल पे, और वहां से कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने लोग, 40 लाख लोग मैंने सुना कि मरे हैं और मर गए। तो एक कोई ये काफ़ी होता है सत्ता हिलाने के लिए। इंडिया में भी वही मैं बात कर रहा हूँ कि जो बीजेपी, सॉरी मैं लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं युद्ध की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सत्ता, बीजेपी, कांग्रेस, ये जो होते हैं ना, जो लोग सोचते होंगे ना कि हम रहेंगे, उनके लिए बोल रहा हूँ। कोई एक आदमी आएगा आपको जान के चला जाएगा, तो घमंड मत करो। दूसरी उसमें ज्ञान की बात ये है कि जब राजा के खिलाफ लड़ाई होती है ना, आपसी फूट नहीं होती है ना, तो तुरंत मतलब होता है कि खत्म हो जाएगा लड़ाई, या जो सामने वाला हार जाएगा। आपस में मतभेद हो जाता है तो लड़ाई नहीं जीत सकते। जैसे वहाँ सिया सुन्नी की बात नहीं हुई होती ना, तो 2 महीने में बशर साहब जा सकते थे। जैसे इंडिया में हिंदू और मुसलमान एक हुए तो देश आज़ाद कर लिए थे ना जी, हैं? कर लिए थे कि नहीं? और आज वही हिंदू मुसलमान कर रहे हैं लोग। कितनी गंदी बात है, आपस में लड़ रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं ना। अब कोई देश आज़ाद वैसा हो सकता है अगर गुलाम बनेगा? तो नहीं हो सकता, क्योंकि आपस में लड़ रहे हैं। तो फूट नहीं होनी चाहिए आपस में। दूसरी बात, ये सीरिया में देखा गया, ये सीरिया की कहानी सारा है कि अगर सिया सुन्नी नहीं हुआ होता तो सीरिया का बशर साहब कब का उड़ के चले गए थे। तीसरी बात, ज्ञान की बात सबसे ये है कि अगर सब कुछ शांत हो गया है ना, तो उंगलीबाजी मत करो, मधुमक्खी के छत्ते में जाके मत खोदो। जब बशर साहब को सब कुछ मिल गया था, लड़ाई में 90% खत्म हो गए थे लोग, हिजबुल्लाह जा चुका था, आईसिस खत्म हो चुका था, सब खत्म हो गया था, तो 2024 में उनको क्या पड़ी थी कि जाके सीरियन आर्मी की सेना को गोली चलाने, एक आध लोगों को मारने गए थे? क्या पड़ी थी? चल रहा था ना, रह गए थे ना, टिक गए थे ना, आपकी सत्ता तो टिकी थी, चला दिए और वहां से वो 2 महीने के अंदर में खत्म हो गए। तो ये 3 बातें याद रखना, 3 बातें। पहली बात, किसी को खत्म करने के लिए पहली बात एक आदमी काफी है, कितना भी बड़ा सत्ता क्यों नहीं हो। दूसरी बात, किसी युद्ध को, चाहे किसी चीज को जीतना हो तो आपसी मतभेद नहीं होनी चाहिए। आपस में मतभेद हुआ तो वही पे हार गए आप युद्ध, चाहे कुछ भी हार गए। तीसरी, जब सब कुछ सही चल रहा हो तो उंगलीबाजी मत करो। थैंक यू वेरी मच। पता नहीं मैंने क्या सुनाया, लेकिन मुझे स्टोरी अच्छी लगी थी। स्टोरी किसी की ट्रेजेडी थी, ये मेरे लिए जानना ज़रूरी था और मुझे अच्छा लगा। मुझे लगा ज्ञान, जो भी बातें हैं शेयर करना चाहिए लोगों के साथ, तो मैंने शेयर किया। थैंक यू वेरी मच।